इमरान खान साहब का एक बड़ा मजे का दोगलापन। खान साहब ने जनाब फॉक्स न्यूज डिजिटल को एक इंटरव्यू दिया है। वो मैच नहीं देखते, वो ऑडियंस देखते हैं। तो वो कहना है जो अमरीकी सुनना चाहते हैं। यहाँ पे जब आओ तो इस्लामिक टर्न। अब पता नहीं इसको मैं यू टर्न कहूँ या तब्दीली कहूँ। जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल मौजूद हैं, ना इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और ना नवाज शरीफ वापस आएंगे। परवेज खटक साहब का भी जो दौर है पीटीआई के साथ, अब वो इख्तिताम पसीर बाकायदा तौर पर हो गया। चौधरी परवेज इलाही उनकी जमानत के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब का एक बड़ा मज़े का दोगलापन जो है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कमाल है। वैसे मैं हैरान होता हूं कि कैसे कैसे लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाया जाता है वैसे। और इसका ताल्लुक जो है ना वो इस्लामिक टच के साथ है। और आप ज़रा वेट कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है ना सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। क्या कमाल गेम खेली है। वैसे मान गए, वैसे खान साहब मान गए। ये फन जो है ना सिर्फ आपको ही आता है। आप ही जो है ना वो इन अपने इंसाफियों को, अपने लौंडे लपाड़ों को जो है ना बेवकूफ़ बना लेते हैं और आगे से ये चुप करके जो है ना चप चप करके सब कुछ खा जाते हैं जो भी आप इनके सामने डालते हैं। खैर अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। खबरें का और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सबसे पहले लेकिन मैं ज़रा मईशत के हवाले से बात करना चाहूँगा। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जनाब पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। मैंने आपको बताया था इस बारे में कि ये एक फॉर्मेलिटी होती है। इससे पहले ही जो है वो ये मामला तय हो गए थे और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ये जो अप्रूवल होती है ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है और वही हुआ है। इसके तौर पे इसके बाद जो है वो $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जो है वो पाकिस्तान को जारी की जाएगी। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जायज़ों के बाद जो है वो शेड्यूल किए जाएंगे। सो इसका मतलब है कि इस हुकूमत को, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसको ये पहली किस्त ही मिलेगी। दूसरी किस्त जो है वो निगरान हुकूमत को मिलेगी और तीसरी किस्त जो है वो आने वाली हुकूमत को मिलेगी। तो ये इस तरह डिवीजन है। तो 3 मुख्तलिफ हुकूमतों को ये 3 मुख्तलिफ किस्तें जो है वो मिलेंगी पाकिस्तान के हवाले से। और लेकिन इसमें आगे चल के जो है वो ज़हन में रखिएगा कि बड़ी कड़ी शराइत हैं जो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी। इसके बार बार उन शराइत के रिव्यूज़ होंगे, तब अगली किस्त जो है वो जारी की जाएगी, जिसके अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा, उसके हवाले से भी जो है वो आईएमएफ ने बड़ी कड़ी शराइत रखी हुई है, जिसमें ख़ास तौर पे जिसको कंट्रोल करने के लिए अब बताया गया है कि जी बिजली के बिल जो हैं वो मज़ीद आप लोगों के बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन भाई ये पंगड़े पाओ सारे के जनाब, पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। साथ ही साथ आज इसहाक डार साहब ने, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी जो है वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $1 अरब जो है वो मुंतकिल कर दिए हैं। सो आप कह सकते हैं कि बेसिकली सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले जो पैसे हैं वो इसी चीज़ का होल्ड था कि आईएमएफ के पैसे आ जाएँ तो साथ ही ये लोग भी जो है वो अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो हो गया। सो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास इस फौरी इंस्टेंट के अंदर जो है वो $4 अरब का अरेंजमेंट जो है वो अब हो चुका है। तो अरबों डॉलर की अदायगियाँ अप्रैल 2022 से लेकर अब तक हो गई हैं और कोई ताख़ीर भी नहीं हुई। और जो लोग राग अलाप रहे थे कि जी पाकिस्तान फ़लाँ तारीख को डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो सब अफवाहें और क़यास रहाइयाँ कुदरती मौत मर चुकी हैं। ये कहना था इसहाक डार साहब का अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो अब देखना ये है कि कल जो है वो डॉलर किस तरह परफॉर्म करता है। कल भी मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये एक और डिप लेगा। अभी तक जो है वो 76-77 के आसपास जो है इंटर बैंक के अंदर डॉलर जो है वो देखा गया है। अब आ जाए जनाब इमरान खान साहब का वो दोगलापन। इमरान खान साहब ने जनाब फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 10 मिनट का इंटरव्यू है और उसमें सिर्फ इमरान खान साहब के जो है वो जवाबात हैं। सवालों की आवाज़ या एंकर नहीं है उस वीडियो में, वो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इमरान खान साहब के जवाबात नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे खदशा था कि इस हफ्ते मुझे जेल होगी, लेकिन मेरे वकला ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की। इसके बावजूद मुझे कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ वक्ती सवाल है, पीर या अगले हफ्ते कोई दिन वो मुझे जेल भेज देंगे। अच्छा, इसमें वकला की क्या जद्दोजहद थी? वकला की इतनी जद्दोजहद थी कि जनाब आप जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। मतलब तोशाखाना केस के अंदर जो है ना आप खुद तशरीफ़ लेकर आए, ना आपके वकील ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। तो वहाँ पे आपको पता था कि इस केस को जितना स्लो कर सकते हैं वो हम करें। ये ज़हन में रखिएगा कि ये मामला जो है वो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा है। इन्होंने इसके अगेंस्ट अपील जो है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दी है कि जी आपने 7 दिन का कहा था, उन्होंने 3 दिन में फैसला कर दिया। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग 7 दिन का नहीं कहा गया था, 7 दिन के अंदर फैसला करने का कहा गया था। तो 7 दिन के अंदर ही फैसला हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अब आज जो कॉज लिस्ट जारी हुई है
उसके अंदर इमरान खान साहब की अपील वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज भी जो है वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं इसी केस को लेके। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि तोशाखाना केस जो है उसकी राह में कितने स्पीड ब्रेकर जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। और फिर ये कहते हैं जी मेरे वकला ने बड़ी जद्दोजहद की। क्या जद्दोजहद की है? जद्दोजहद की थी है कि जनाब गो स्लो पॉलिसी के ऊपर जो है वो चलाया जाए, जितना डिले आप कर सकते हैं उतना डिले करके दिखा दें, ये है। अच्छा, आगे चल के उसके बाद और ये खुद ये कह रहे हैं कि जी पीर या अगले हफ्ते कोई भी दिन जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खान साहब खुद ये फरमा रहे हैं, ये मैं खबर नहीं दे रहा, ये खान साहब का अपना खदशा है कि उन्हें अगले हफ्ते जो है वो किसी भी दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा आए रोज़ एक नए मुकदमे में नामजद कर दिया जाता है और पहली FIR से अब तक मुकदमात की तादाद बढ़कर 180 हो गई है। ये तशवीशनाक बात है कि बहुत से ऐसे केसेस जो हैं हर जगह से इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो बना दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी सारी जो रेपिटेटिव बातें थी वो मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा 9 मई के बाद PTI पर जुल्म हुआ, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए किया, शहबाज शरीफ से हाथ मिला लिया, अमेरिका को बताया कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ, अफगान जंग के हवाले से अपनी पॉलिसी को ठीक करार दिया उन्होंने। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे इमरान खान साहब का एक्चुअली दोगलापन जो है वो पता लगता है, उन्होंने कहा कि जी वो बेसिकली, बल्कि मैं आपको इंग्लिश में सुनाता हूँ ताकि आपको ज़रा पता लगे, उसके बाद मैं इसका ट्रांसलेशन करूँगा। उन्होंने उसामा बिन लादेन का बेसिकली जिक्र किया है। उसमें फरमाते हैं इफ़ द टारगेट वाज उसामा बिन लादेन देन आफ्टर उसामा बिन लादेन वाज टेकन आउट दे शुड हैव लेफ्ट। अमेरिका की बात कर रहे हैं कि भाई आपने ये जो कुछ भी किया था ये तो उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए किया था, तो अगर जब आपने उसको पकड़ लिया था पाकिस्तान से तो उसके बाद आप चले जाते वहाँ से अफगानिस्तान से। उन्होंने कहा आई नेवर अंडरस्टूड द एम्स ऑफ अफगान वेंचर बाय द US। आई नेवर अंडरस्टूड दैट व्हाट डिड दे वांट टू अचीव फ्रॉम इट इफ इट वाज टू इंस्टॉल डेमोक्रेसी देयर। It wasn't going to happen through the barrel of the gun. If it was to liberate the Afghan woman, never in human history has another country come to liberate someone's woman. कि जी वो आप उनकी ख़वातीन को जो है वो क्यों आज़ादी दिलवाने के लिए आए थे? कभी भी पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की ख़वातीन को आज़ादी दिलवाने के लिए कभी आगे नहीं आया। आगे असल पॉइंट जो है ना वो आता है, कहते हैं सो इफ इट वॉज जस्ट वॉट आई कुड अंडरस्टैंड इट वॉज टू उसामा बिन लादेन हु वॉज ए टेररिस्ट। उसामा बिन लादेन was a terrorist, ये खान साहब फरमा रहे हैं। And they thought the Taliban were harboring him. So when the Taliban government was removed, they should have left. So दोगलापन क्या है? यहाँ पे कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके आज से चंद साल पहले जब इन्होंने तकरीर की थी तो उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था वहाँ पे, ठीक है, और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द नहीं मानते थे। अब इस इंटरव्यू के अंदर क्यों उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार दे दिया? क्योंकि ये बेसिकली फॉक्स न्यूज़ को, फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को जो है ये इंटरव्यू दिया जाए। फॉक्स न्यूज़ कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिका वाले देख रहे हैं ना भाई, तो वो कहना है जो अमेरिकी सुनना चाहते हैं कि उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द बोलो, तो जनाब ने बोल दिया। ए फ़र्क होता है। ये वो चीज़ है जो मैं अक्सर ना मैं ये कहता हूँ कि भाई खान साहब ना अपनी ऑडियंस देख के गेम खेलते हैं। वो ऑडियंस देखते हैं, वो मैच नहीं देखते, वो ऑडियंस देखते हैं कि ऑडियंस क्या देख रही है, मैं ऑडियंस को क्या फीड कर सकता हूँ। इस तरह नहीं है, असूलों के हिसाब से नहीं खेलना हमने ऑडियंस देख के खेलना है। अमेरिकी ऑडियंस है, वो बातें करो जो अमेरिका को पसंद है, वो बातें करो जो अमेरिकी सुनना चाहते हैं, गोरे सुनना चाहते हैं। यहाँ पे जब आओ तो इस्लामिक टच, यहाँ पे इस्लामिक रियासत मदीना है, यहाँ पे आके आपने पूरा उसके ऊपर खेलना है। और यहाँ पे खबरदार उसामा बिन लादेन। अब बात यह है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि खान साहब किस दुनिया में, उनको नहीं पता कि आपकी ये चीज़ जो है हर जगह फैल जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं ये अब इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो मैंने तो बता दिया ना कि भाई खान साहब ने ये सारा कुछ कहा है, उन्हें दहशतगर्द कहा है उसामा बिन लादेन को। तो ये बात लोगों को नहीं पता लगेगी क्या? इतनी सी दुनिया हो चुकी है डिजिटल वर्ल्ड की वजह से। आप खुद फरमाते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, यूं करके खबर जो है वो फैलती है, आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो अब इतनी जल्दी खान साहब नजरियात बदल गए कि उसामा बिन लादेन जो है वो दहशतगर्द हो गया। चले, अच्छी बात है अगर आपके अंदर ये भी तब्दीली आ गई है। अब पता नहीं इसको मैं यू टर्न कहूँ या तब्दीली कहूँ, ये आपकी मर्जी है, आप जो भी इसे कहना चाहते हैं। अच्छा जी, एक और खबर वो मैं वैसे आपको पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली तोशाखाना केस जो है काबिल समात होने के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कॉज लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको नीचे ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजा था और 7 दिन के अंदर कहा था। अपील में ये कहा गया है कि जी हमें सुना ही नहीं गया। अब जाहिर बात है ये नहीं बता रहे कि ख्वाजा हारिस वहाँ पे पेश ही नहीं हुए, और बार बार यही कहा गया जी ख्वाजा हारिस नहीं आ सकते। खुद भी खान साहब पेश नहीं हुए। जज साहब ने यह कहा कि जनाब 7 महीने में आप सिर्फ एक दफ़ा आए। और बाय द वे आज खान साहब को इसी ट्रायल कोर्ट ने खान साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाया हुआ है कि जी आप खुद पेश हों।
और मतलब बड़ी गर्मा गर्मी हुई है कल जो केस की समाअत। खैर मैंने पिछले व्लॉग में उसका जिक्र कर दिया हुआ है। तो एक मामला ये है, और उसकी वजह यह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट में इसलिए नहीं आया कि चीफ जस्टिस की तबीयत बताया जाता है कि ख़राब है, और वो छुट्टी के ऊपर होने की वजह से जो है वो केस की समाअत नहीं कर सकेंगे। जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर जो है वो एक दावा किया है। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल मौजूद हैं, ना इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और ना नवाज शरीफ वापस आएंगे। ये हकीकत है। ये बात जो है वो कल रात को मेरे प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद मालिक साहब सीनियर एंकर पर्सन वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की है कि 16 सितंबर से पहले वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे। और साथ ही साथ ये जो केसेस का भी एक इल्तवा चल रहा है और अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई, इवन दो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि उन्हें शक है कि अगले हफ्ते वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये गिरफ्तारी भी शायद इसलिए नहीं डाली जा रही कि लास्ट टाइम जिस तरह गिरफ्तारी डाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया था। तो शायद इसी चीज़ का इंतजार हो रहा है कि ज़रा चीफ जस्टिस जो है वो फारिग हो जाए। अब चीफ जस्टिस के जाने में, मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने में 2 महीने का तकरीबन टाइम है। अभी आप मतलब मिड ऑफ जुलाई चल रहा है ना, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने तकरीबन रह गए हैं। तो 2 महीने जो है वो सिलसिला इसी तरह ही चलेगा। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 8 अगस्त को ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और 8 या 10 नवंबर को जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। यानी वही 90 डेज़ वाला जो एक फार्मूला है, 90 डेज़ के ऊपर जो है अमल किया जाएगा। और अगस्त में अगर ये तहलील होती है तो 90 डेज़ मिलेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वही मतलब 3 महीने का टाइम जो है वो बीच में आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जियो की एक रिपोर्टर है मरीम नवाज़। जी हाँ, जियो के अंदर भी एक रिपोर्टर है मरीम नवाज़। अक्सर औकात बड़े इसका तस्करा होता है कि जियो ने एक रिपोर्टर रखी हुई है जिनका नाम मरीम नवाज़ है। खैर वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं, बड़ी काबिल रिपोर्टर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। चंद स्टैटिस्टिक्स उन्होंने इसके अंदर शेयर किए हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फरवरी 2022 से 23 तक 243 दिन बतौर प्रिजाइडिंग जज काम किया। 8,796 मुकदमात उन्होंने निपटाए, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक साल में 183 दिन बतौर प्रिजाइडिंग जज काम किया और 1,323 मुकदमा जो है वो निपटाए। जारी बात है इसके बैकग्राउंड में ये बात नहीं बताई जा रही कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो मुकदमा दिए भी नहीं गए, और उनको ज़्यादातर जो ख़ास तौर पे जो आम केसेस थे उससे तो बिल्कुल ही जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो साइडलाइन करके डिलिबरेटली रखा गया। तो ये चंद स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो सामने आए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबर है जी, उनकी ज़मानत के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। जेल ज़राए के मुताबिक ज़मानती मचल के जमा न होने के बायस परवेज़ इलाही की रिहाई मुमकिन नहीं। जेल ज़राए ने बताया कि परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ज़मानत पर रिहाई के अहकाम मिले थे। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए आने वाली एंटी करप्शन की टीम भी वापस चली गई और लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मंगल को चौधरी परवेज़ इलाही की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से ज़मानत 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके के एवज़ जो है वो मंजूर की थी। इसके अलावा एक और ख़बर में जनाब फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया हैं हिबा फवाद चौधरी, उन्होंने एक दफ़ा फिर शहबाज गिल साहब को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। बेसिकली शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था, खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाओ और गिल को अमरीका से वापस लाओ। मतलब ये शहबाज गिल साहब की ट्वीट थी। उस पर हिबा साहिबा ने जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा पहले ख़ुद तो पाकिस्तान वापस आओ ना। तो उन्होंने लगाई है एक शहबाज गिल साहब को, उन्होंने कहा कि पहले ख़ुद तो पाकिस्तान वापस आओ ना, बाकी बातें फिर बाद में। तो और साथ ही उन्होंने भी ट्वीट किया कि गिल को अमेरिका से वापस लाओ। तो इनके दरमियान जो है वो तनकीदी सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक साहब की बुनियादी रुकनियत जनाब ख़त्म करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि आपको 21 जून को शो कॉज नोटिस दिया गया था। आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपसे पार्टी मेंबरान से रब्ता और पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने पर पूछा गया था। आपकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत फौरी तौर पर ख़त्म की जाती है। तो परवेज़ खटक साहब का भी जो दौर है PTI के साथ अब वो इख्तिताम पजीर बाकायदा तौर पर हो गया। इससे पहले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, मौलवी महमूद, इन सब की, फिरदौस आशिकवान, इन सब की बुनियादी रुकनियत जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। अब परवेज़ खटक साहब को भी जो है वो फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा ओन चौधरी साहब ने जनाब PTI पर पाबंदी की जो दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर एतराज़ात लगाकर रजिस्ट्रार ऑफिस ने उससे वापस कर दिया था, तो उस सिलसिले में जो है उन एतराज़ात के अगेंस्ट जो है उन्होंने एक चेंबर अपील जो है
ओन चौधरी साहब ने दायर कर दी है। उसमें अपनी दरख्वास्त में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का 10 जुलाई को दरख्वास्त वापस करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त को नंबर अलॉट करके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार की जानिब से दरख्वास्त पर लगाए एतराज़ात गैर ज़रूरी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट असूल तय कर चुकी है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जवाबदेह है। अपील में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त काबिल समाअत है। चेयरमैन PTI ने 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में नफरत अंगेज़ तकारीर जो हैं वो की हैं। तो इस सिलसिले में ओन चौधरी साहब ने अब ये एक अपील जो है वो दोबारा फाइल की है। अच्छा जी, इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पर गौर किया गया है। ये एक नई डेवलपमेंट है। ऑलरेडी इस पर मैंने जिस तरह बताया कि ओन चौधरी साहब ने जो है वो अपील भी फाइल की है, तो इंतखाबी इस्लाहात में जो है वो ये काम भी चल रहा है। इसमें मुजवज़ा तरमीम में कहा गया है कि पहले पार्लियामेंट जायज़ा लेकर सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। इजलास में यह भी तजवीज़ दी गई कि पार्लियामेंट सियासी जमात पर पाबंदी लगाने पर मुत्तफ़िक हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक के अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाज़त देने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। धांधली में मुलविस इंतखाबी अमले की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ दी गई है। गफलत पर प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की तजवीज़ पेश की गई है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज़ में करने की तजवीज़ दी गई है। पोलिंग अमले की हतमी फहरिस्त बर वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड करने की तजवीज़ भी सामने आई है। इजलास में यह भी तजवीज़ पेश की गई है कि उम्मीदवार 10 रोज़ के अंदर हल्के में पोलिंग अमले की तैनाती चैलेंज कर सकेगा। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इजाज़त से सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर आ सकेंगे। तो ये चंद तजावीज़ हैं। जाहिर बात है ये अभी इस्लाहात की डिस्कशंस चल रही हैं, तो ये इस किस्म की एडवाइसेस जो है वो आती रहेंगी। उसके बाद इसका एक जो फॉर्मल ड्राफ्ट है वो बाद में बनेगा। इसके अलावा मुस्लिम काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन जो है वो चंद सहाफ़ियों से कल मिले और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया है, हमसे अभी तक कोई नाम नहीं मांगा गया, ना ही अभी तक मुशावरत हुई है हमसे। आगे जाकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट का मामला उठाया था। वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने का कहा। गुजरात से पंजाब असम्बली का मैं इलेक्शन लड़ूंगा। चकवाल की सीट से सालिक हुसैन जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी सालिक और मेरी राय ये है कि अगर मुन्ना सलाई ने PTI छोड़नी है तो अपनी जमात बना लें, हम सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के साथ मिलकर चलेंगे। ये जनाब उन्होंने ये राय दी है अपनी। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंतखाबात जो हैं वो आज होने जा रहे हैं। उसमें 4 मेंबरान असम्बली ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, उसके हाजी गुलबेर खान, हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा, तहरीक इंसाफ के राजा आज़म ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग भी कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। ये बेसिकली आज इसके इलेक्शन होने हैं और ये जो पिछले वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, उनकी डिग्री जाली करार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें नाअहल करार दिया गया था। उनकी वजह से ये सीट जो है वो खाली हुई थी, उसके ऊपर अभी ये इलेक्शन होना है। तो इस हवाले से अभी तक इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन और हम ख्याल ग्रुप के दरमियान कोई अभी तक एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका है। नून लीग के 3 अरकान ने तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत कर दी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने ताहाल किसी की भी हिमायत का ऐलान नहीं किया है। वफाकी मुशीर बराए गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़बान कायरा भी इस ज़िम्मे में नाकाम हुए। तमाम पार्टियों में डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है। अब देखते हैं कि ज़्यादा वोट जो है वो कौन हासिल कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर सनत अदनान जलील को ओहदे से हटाने की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है। अदनान जलील को बेसिकली ANP के मुतालबे पर निगरान काबीना से हटाया जा रहा है। अदनान जलील की जगह मुशीर खेल मतीउल्लाह मरवत को वज़ीर बनाकर कलमदान देने की सिफारिश जो है वो की गई है। ज़राए का कहना है कि ANP ने अदनान जलील को काबीना से हटाने के लिए वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान को कहा था। अदनान जलील का अवामी मफाद के बजाय ज़्यादातर झुकाव गवर्नर की तरफ था। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ से बात करते हुए अदनान जलील ने कहा कि मुझे हटाना पार्टी का फैसला मेरे लिए हैरानगी की बात है। 5.5 माह बहुत अच्छा काम किया। मैं सूबे का पहला वज़ीर हूँगा जिसे ईमानदारी और मेहनत की वजह से हटाया जाएगा। पार्टी के बजाय गुलाम अली की तरफ झुकाव वाली बात में सदाकत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ करप्शन नहीं होने दूंगा, हालांकि मुझ पर बेहद दबाव था। तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जनाब ये अपडेट है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।